RLC का। R किसको बोलते हैं? रजिस्टर्स को। समझिए, स्पीड ब्रेकर। L किसको बोलते हैं? वाइंडिंग है, दिख रहा है वाइंडिंग, ठीक है। तो चोक कॉइल रहता है ना ट्यूबलाइट में, चोक कॉइल, कॉइल बोलते हैं ना, कॉइल मतलब ऐसे, ठीक है। तो ऐसा वाउंड किया रहा ना अगर, तो वो हो गया वाइंडिंग। तो वाइंडिंग को क्या बोलेंगे अपन? L। इंडक्टेंस, इंडक्टर बोला जाता है उसे। तो चोक कॉइल जो रहता है ना, वो इंडक्टर का काम करता है, स्पीड ब्रेकर रेजिस्टेंस का काम करता है। और ये है कैपेसिटर, उसका सिंबल है ऐसे, दो प्लेट रहती है, उसके अंदर चार्जिंग होते रहता है, ठीक है। और इस वाइंडिंग के ऊपर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा इसके ऊपर। वायर में से करंट गया तो उसके आजू बाजू में फील्ड तैयार होता ना, करंट कैरिंग, अगर करंट जा रहा है वायर में से तो इसके आजू बाजू में क्या तैयार होगा? फील्ड तैयार होगा। तो वो फील्ड के रूप में फील्ड को स्टोर करता, बाहर देता है फील्ड। और यहाँ पे क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल करंट। कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर देखा है कभी आपने? डायरेक्ट लगाया तो उसमें स्पार्क मारता है ना। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है स्टोर हो जाता है, चार्ज, चार्ज मतलब करंट, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटर। जितनी टर्मिनोलॉजी है ना उतना ही ध्यान दो बस। ये क्या है? सीरीज, ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में क्या है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, चोक कॉइल और रेजिस्टेंस दोनों भी आपने सीरीज में जोड़े और उसको सप्लाई दिए, सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया सबको। कौन सा सप्लाई है? एसी, इसीलिए सिंबल अपन ने ऐसा निकाला है, ठीक है। ये हो गई सर्किट डायग्राम। ये सभी प्रैक्टिकल के सर्किट डायग्राम है, 8, 9, 10 प्रैक्टिकल है अपने इसके ऊपर। RLC, ये प्योरली क्यों लिखा है यहाँ पे? देखो प्योरली लिखा है ना। तो ये 3 सर्किट जो है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? प्योर, सिर्फ रेजिस्टेंस है। प्योर को बोला जाता है शुद्ध रूप में, निस्ता आप बोलते हैं ना, जैसे सिर्फ। इस सर्किट में सिर्फ क्या है? रेजिस्टेंस। इस सर्किट में क्या है? इंडक्टेंस। इस सर्किट में क्या है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ठीक है। ये तीनों टर्म समझ में आए क्या? तभी आगे बढ़ेंगे अपनी गाड़ी। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। अभी ध्यान दो, ये जो चोक कॉइल है या फिर कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या होता है? करंट जो है और वोल्टेज, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री का, है ना, दिख रहा है। और यहाँ पे भी वैसा ही है। ये जब आप देखते हैं ना, सबसे आगे कौन है? इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं आप। कैसे देखते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले कौन है? वोल्टेज, वोल्टेज इन इंडक्टर, एल बोला जाता है। और सबसे आगे कौन है? वोल्टेज। उसके बाद पीछे में कौन आ रहा है? करंट। ऐसा घूमेगा तब, है ना। तो सबसे आगे ये है, उसके बाद करंट, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। फिर से सबसे आगे कौन है? करंट। उसके बाद क्या आ रहा है? वोल्टेज। तो देखिए, कंडेंसर बोलते हैं अपन, फैन का जो कंडेंसर रहता ना, वही कैपेसिटर है। कैपेसिटर लगाने के बाद फैन की स्पीड बढ़ जाती है, पता है आपको। कैपेसिटर डाउन हो गया तो फैन की स्पीड कम हो जाती है। तो कैपेसिटर जब लगाते ना अपन, तब क्या होता है? सबसे पहले सर्किट को क्या मिल रहा है? करंट। उसके बाद वोल्टेज मिलता है उसको। यहाँ पे देखो, ये जो डॉटेड निकाला है मैंने, ये सारे करंट के वेवफॉर्म्स है। तो जब वोल्टेज 0 है तब करंट क्या है? यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन पे है, दिख रहा है क्या? जब करंट 0 है तब वोल्टेज मैक्सिमम कंडीशन पे है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 डिग्री का। ये प्लस करंट क्या है? प्लस 90, और यहाँ पे करंट क्या है? माइनस 90 डिग्री। तो दिख रहा है यहाँ पे करंट जो है, माइनस मतलब पीछे और प्लस मतलब करंट आगे है, ठीक है, समझ में?
तो चोक कॉइल में क्या होता है, सबसे पहले हमको सर्किट में वोल्टेज चाहिए। जो ट्यूबलाइट रहता है ना, उसके अंदर जो फास्फोरस रहता है, उसको ब्लास्ट करने के लिए, प्रेशर ब्लास्ट करने के लिए वोल्टेज चाहिए अपने को, इसीलिए चोक कॉइल लगाते हैं अपन। चोक नहीं लगाया है, या फिर वो चोक अगर लगाया नहीं है तो वो चालू नहीं होगा ट्यूबलाइट, क्योंकि उसको वोल्टेज मिलेगा नहीं सबसे पहले। तो ये सर्किट लगाने के बाद क्या होता है, वोल्टेज सबसे पहले मिलता है, जिसके वजह से ये ट्यूबलाइट ब्लास्ट होता है और यहाँ पे फैन चालू होता है। जैसे करंट मिला, करंट मतलब सीएनजी, ठीक है, और ये फैन है, सीएनजी आई है ऐसे, तो ये घूमना शुरू हो जाएगा ना, हाँ है कि नहीं, घूमना शुरू हो जाएगा ना। कौन क्यों आ रहा, तो कैपेसिटर की वजह से क्या हो रहा है, जो डिस्क है ये वाला, ये डिस्क को क्या मिलता है, करंट मिलने की वजह से जर्क मिलता है। इस जर्क को बोला जाता है टॉर्क। क्या नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, टॉर्क। टॉर्क मतलब घूमने वाली प्रक्रिया, जैसे मोटर का शाफ्ट घूमता ना, तो उसका टॉर्क कितना है, टॉर्क मतलब वो मैकेनिकल पावर रहता है, मैकेनिकल पावर मिला ना उसको, ऐसे घूमना शुरू हो गया। तो कैपेसिटर की वजह से क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया इसका। क्यों बढ़ा स्पीड, करंट, ठीक है, इतना समझ में आया बेसिक डिफरेंस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये शुद्ध रूप में क्या है, कैपेसिटर, और ये शुद्ध रूप में कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एक साथ सीरीज में आ गए। यहाँ पे RLC तीनों भी सीरीज में है, यहाँ पे क्या है पैरेलल, RL RC RLC, और ये RL क्या है सीरीज में है, C पैरेलल में है। तो ये रेजोनेंट कंडीशन के लिए रहता है। सर्किट डायग्राम पूरी समझ में आएगी, जितने भी है ना, उसके नाम के हिसाब से करते जाना है। पैरेलल लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो इधर के सर्किट पैरेलल, ठीक है, ये इधर के सीरीज, और ये है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। अभी देखिए वेवफॉर्म, वेवफॉर्म में क्या होता है, जो वोल्टेज और करंट दोनों का रिलेशन कैसा रहता है, रेजिस्टेंस में से वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं पैरेलल। वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम रहेगा, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, वोल्टेज जीरो तो करंट भी यहाँ पे जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। इस तरीके से रिलेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो एक साथ जा रहे हैं, करंट और वोल्टेज एक साथ जा रहे हैं, उनमें एंगल कितना है, जीरो, दोनों के बीच में एंगल नहीं है ना, इसमें एक साथ जा रहे हैं ना, मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब एक साथ हो गए हो, दोनों भी वैल्यू कौन सी बता रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहे हैं, इसीलिए। तो इसके वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे एंगल ही नहीं है ना, यहाँ पे देखो वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, वो डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसमें अलग है, तो यहाँ पे जीरो है। अभी cos फाई, ट्रिग्नोमेट्री में cos ऑफ जीरो, ये जो फाई है ना कितना है, जीरो, cos ऑफ जीरो इज 1, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कितना है इसका, यूनिटी, पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी मतलब 1, ठीक है। तो ये जो पावर फैक्टर है ना, ये पावर फैक्टर PF, पावर फैक्टर क्या बताता है हमको, यूनिटी मतलब 100%, और यहाँ पे जैसा पावर फैक्टर अगर सपोज 0.8 रहता है, ऐसा इतना अगर रहता है पावर फैक्टर, तो इसका मतलब ये है, पावर फैक्टर देखो एनर्जी मीटर में पावर फैक्टर लिख के आता है PF, उसके बाद 0.9 0.8 0.6 ऐसा रहता है, मीटर पे चेक करना। तो 0.8 मतलब 80%, कितना, 80% पावर अपन ने यूज किया, 80% पावर आपल्याला खर्च झाला, यानी कि आपने वापर किया, और 20% कितना बचा, 20% माइनस हो गया, यानी कि वो वेस्ट गया। पावर फैक्टर 9 है,
0.9 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% यूज हुआ और 10% लॉस गया। तो सिस्टम में लॉस कितना जा रहा है वो क्या बताता है, पावर फैक्टर। समझ में? पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, कॉस ऑफ ये जो एंगल है दोनों के, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल रहेगा उसका कोसाइन लेना है, ठीक है, वो बनता है आपका कॉस पाई। यहाँ पे देखो कॉस ऑफ 90 इज 0, यहाँ पे एंगल कितना है 0, अब सॉरी 90, तो कॉस ऑफ 90 कितना हो जाएगा 0। कॉस ऑफ 90 0 हो गया, तो पावर जो है, पावर के लिए फार्मूला है वी आई कॉस फाई। कॉस फाई कितना हो गया 0, तो ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इंडक्टर के वजह से कोई भी जो पावर है खर्च नहीं होता है, वापर नहीं कर सकते अपन। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं, सिर्फ नहीं क्या, सिस्टम में वोल्टेज को सप्लाई करेंगे, इधर साइड में करंट को सप्लाई करेंगे, इस तरीके से दो ही काम करते हैं। वो उसका कोई यूज नहीं है अपने को, सिर्फ वापर करते हैं अपन। जो भी पावर वापर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिव पावर। जो भी लोड रहता है ना, लोड जो भी यूज करेंगे वो रहेगा रजिस्टिव लोड। समझ में आया? तो ये रजिस्टिव लोड में पावर कितना रहेगा, कॉस पाई कितना हो गया 1, तो उसका फार्मूला क्या आएगा, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट। ये हो गया पावर का फार्मूला। ये वी आई कॉस पाई जो है ना, कॉस पाई 1 है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा वी आई। तो रेजिस्टेंस में पावर का फार्मूला होता है वी आई, ठीक है। अभी देखो इसको ही वी, वोल्टेज को आई इंटू आर, और इधर साइड में आई है, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर हो जाता है। इस तरीके से भी बहुत सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं अपन। तो ये पावर का फार्मूला है, इतना पावर अपने को खर्च हो रहा है। पावर मतलब क्या, बहुत बड़ी एनर्जी है ना। तो वोल्टेज और करंट मिला के पावर का वेवफॉर्म बनेगा। यहाँ पर दिख रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों का गुणाकार किया तो ज्यादा वैल्यू आएगा ना, V इंटू आई किया तो ज्यादा कीमत आएंगी। तो इसका वेवफॉर्म कैसे बनेगा, पावर का डबल रहता है इसका वेवफॉर्म, ये हो गया पावर का वेवफॉर्म। वोल्टेज क्या है प्लस है, करंट क्या है प्लस है, तो पावर क्या रहेगा प्लस रहेगा। करंट क्या है माइनस, वोल्टेज क्या है माइनस, माइनस गुणिला माइनस प्लस, तो यहाँ का भी पावर प्लस में आएगा। समझ में आ गया? ये दोनों भी जो पावर मिल रहा है हमको, ये क्या रहेंगे प्लस में ही रहेंगे कभी भी पावर, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो चार्जिंग कैपेसिटर में देखो कैसा होता है, करंट नहीं क्या डाउन जा रहा है, तो ये हो गया डिस्चार्ज। यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है चार्जिंग, फिर से डिस्चार्जिंग, फिर से चार्जिंग, ऐसे एक साइकिल में वो 4 बार नहीं क्या उसका रोटेशन होता है। करंट डाउन गया यहाँ से डिस्चार्ज, करंट निगेटिव में करंट ऊपर आ रहा ना, निगेटिव डायरेक्शन में करंट ऊपर आ रहा, तो ये हो गया चार्जिंग पॉइंट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक चार्जिंग हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज, फिर यहाँ से यहाँ तक चार्जिंग। निगेटिव में जो छोटा रहता है वो सबसे बड़ा रहता है ना, -1 जो रहता है -9 से बड़ा रहता है निगेटिव में, समझ गए, इसलिए उल्टा होता है। तो ऐसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो वोल्टेज प्लस है और करंट क्या है माइनस में है इधर, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, पावर जो है ना, आधा पावर पॉजिटिव रहेगा और आधा पावर निगेटिव रहेगा, और दोनों पावर कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आएगा? इसके वजह से ये इसका रिलेशन है, इसका डेरिवेशन भी है, क्यों ऐसा 90 डिग्री से शिफ्ट होता है। ये जब ये सीरीज में रहता है तब किससे शिफ्ट होगा, सिर्फ 90 डिग्री नहीं, एंगल कितना रहेगा उसका, सिर्फ फाई एंगल कहां से, यहां से। अभी सीरीज में देखो करंट क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज में, करंट सेम है सीरीज में, ठीक है। करंट जब सेम है तो मैंने रेफरेंस क्या लिया, करंट को लिया, और
रेजिस्टेंस के इसमें कौन सा रिलेशन है, देखो यहाँ पे करंट और वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और ये करंट, करंट यहाँ से फ्लो होगा और ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया है, ठीक है, ये टोटल वोल्टेज और ये वी आर, समझ में। तो इनका रिलेशन क्या है, एक जैसा। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज क्या क्या रहेगा, करंट के एक जैसे में रहेगा, समझ में आया, इतना वोल्टेज है। अब इसमें देखो L के वजह से क्या होगा बताओ, L की वजह से क्या हुआ, वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री में चले गया, तो ये जो करंट है इससे वोल्टेज क्या हो गया, 90 डिग्री में शिफ्ट हो गया, दिख रहा है ये 90 डिग्री में, है ना। अब ये वोल्टेज को मैं यहाँ पे भी निकाल सकता ना ऐसे, अगर वेक्टर डायग्राम करते हैं अपन तो क्या करते हैं, इसके पैरेलल में ऐसी लाइन खींचते और इसके पैरेलल में ऐसी लाइन खींचते, और ये जहां पे मिलता है वहां से जो लाइन निकालेंगे वो हो गया टोटल वोल्टेज, ये हो गया टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, सर्किट का कितना वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज वो, ठीक है। ये हो गया इंडक्टर का, आपने देखा था ना सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज डिवाइड हो गया अलग अलग टोटल वोल्टेज निकालने के लिए, इसी के इस हिसाब से ये वेक्टर डायग्राम रहती है। तो ये जो तीन ट्रायंगल है, सिर्फ इतना याद रखोगे ना, सारे फार्मूले याद रहेंगे आपको, क्या करना है आपको, ये ट्रायंगल याद रखना है। वी आर मतलब क्या, आई इंटू आर, ठीक है, वी एल मतलब आई इंटू एक्सएल, ठीक है। तो नहीं, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहले समझ लो एक और कंडीशन। तो ये सारे जो है ना रेजिस्टेंस है, आर मतलब रेजिस्टेंस, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको, एक्स मतलब रिएक्टेंस बोलते हैं, और ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया, इसका नाम है जेड मतलब इम्पीडेंस। ये सारा जो तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, आर एक्सएल भी रेजिस्टेंस ही है, उसका नाम क्या है, रिएक्टेंस है, सिर्फ रिएक्शन नहीं बोलते क्या हम, रिएक्शन वैसा रिएक्टेंस। ये इम्पीडेंस है मतलब टोटल, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना आपको, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये इम्पीडेंस आता है, ठीक है। तो ये टोटल निकालने के लिए z बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना, z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट दिख रहा है यहाँ पे, z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये जो इनके कैलकुलेशंस है, ये जो टोटल वोल्टेज कैसे निकालते हैं अपन, वेक्टर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसको मैग्नीट्यूड रहता है और डायरेक्शन रहता है, डायरेक्शन है ना यहाँ पे एंगल से वो शिफ्ट हो रहा है एक एंगल से, इसीलिए इसको डायरेक्शन है। तो इनका अपन डायरेक्ट टोटल नहीं कर सकते इसका, इनका टोटल जो है ना इस तरीके से किया जाता है, तो V अपॉन आई इज Z यानी रेजिस्टेंस। तो अभी याद रखेंगे, जब डीसी सर्किट रहता है ना तब सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है, जब डीसी सर्किट है तो वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा। डीसी सर्किट में अपन ने क्या, इंडक्टेंस और ये कैपेसिटेंस, इनका कोई रोल ही नहीं है। क्यों रोल नहीं है, देखो यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म दिख रहे हैं ना, ये सारे एसी वाले वेवफॉर्म है, और एल और सी का काम कैसा है, इस तरीके से काम करते हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई करेंगे, लेकिन डीसी में सब कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, उसमें कुछ काम ही नहीं करेगा ये, एल और सी कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ आर में डीसी और एसी चलता है दोनों भी, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पावर का इक्वेशन बनता है। और ये वैसे ही पैरेलल सर्किट्स है। अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट, 1 मिनट सिर्फ, ये टोटल करंट है, टोटल करंट क्या हो गया, यहाँ पे पैरेलल में डिवाइड हो गया दोनों तरफ, है ना, एल में आई एल इधर गया और आई आर इधर गया, तो उसको अपन ऐसा दिखा रहे हैं, देखो इसमें सेम क्या रहता है पैरेलल सर्किट में, वोल्टेज, है ना, तो वोल्टेज को मैंने रेफरेंस लिया, लाइन, फिर उसके बाद ये क्या हो गया, आई आर
रेजिस्टेंस की वजह से फेजर डायग्राम जो है वो कैसा रोल प्ले करेगा, वोल्टेज और करंट एक साथ जाएगा। किसके वजह से? रेजिस्टेंस के वजह से। एल के वजह से क्या होगा? एल के वजह से क्या होगा? देखो एल में क्या रहता है? वोल्टेज आगे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा इसको, वोल्टेज आगे चाहिए मुझे और 90 डिग्री से करंट जो है पीछे चाहिए। यहाँ देखो वोल्टेज आगे चाहिए और 90 डिग्री से करंट पीछे चाहिए। तो अपना रेफरेंस क्या है? रेफरेंस वोल्टेज है, तो अपन करंट को यहाँ पीछे रखेंगे। तो इस तरीके से इसकी डायग्राम बनती है फिर। और फिर इसको अगर वेक्टर कैलकुलेशन, वेक्टर ग्राफ का जो कैलकुलेशन करते हैं ना अपन ग्राफिकल, इसके पैरेलल में खींचे लाइन इधर साइड से, इसके पैरेलल में लाइन खींचे, ये जहां पे मिलती है ना वो टोटल करंट है। तो टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितना करंट है वो निकाला जाता है। समझ में आया? उसका एंगल कितना है, वोल्टेज और करंट के बीच में का एंगल जो है ना वो क्या बता रहा है आपको? पावर फैक्टर। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल मतलब पावर फैक्टर। सिंपल है ना, बस इतना ही है। और ये सारे जो कंडीशंस है, यहाँ पे ये ग्राफ देख लो एक बार। ये है करंट, दिख रहा है आपको? ये है टोटल रेजिस्टेंस जिसको बोला जाता है इम्पीडेंस। करंट जब मैक्सिमम रहेगा तब रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। करंट जब ज्यादा है, स्पीड ब्रेकर कम, तो सीएनजी की स्पीड ज्यादा है ना। स्पीड ब्रेकर ज्यादा, अभी ये देखो ये है स्पीड ब्रेकर, ये देखो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर यहाँ पे ज्यादा है तो करंट यहाँ पे कम हो गया उसके हिसाब से, दिख रहा है? स्पीड ब्रेकर ज्यादा तो करंट कम, दोनों का उल्टा रिलेशन है। करंट का डायग्राम कौन सा है? ये वाला। और रेजिस्टेंस का डायग्राम कौन सा है? ये वाला। रेजिस्टेंस को जब एसी में अपन लगाते ना तब उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, सिर्फ नाम चेंज होता है, बाकी अपने को 4 ही चीजों से लेना देना है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और पावर। बस ये 4 चीज के बारे में सोचते हैं अपन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस नाम चेंज हो गए उनके, बाकी काम वही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तब करंट क्या है? कम है। समझ में आ रहा है? करंट ज्यादा है तब क्या हुआ? देखिए रेजिस्टेंस कम हो गया। तो ये जो झेड है ना, झेड किसके बराबर हो गया? ये रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। यहाँ दिख रहा है क्या? ये कंडीशन पर फ्रीक्वेंसी जो अपन ने क्या डाटा ट्रांसमिशन करते हैं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे वो कांच का बर्तन नहीं रहता क्या, उसको ऐसे बजाया तो कैसे उसका आवाज नहीं का बहुत दूर तक जाता है, फिर उसके बाजू वाला बर्तन भी बजने लगता है बिना उसको टच किए। समझ में आ रहा है? ऐसी टाइप का। तो इसी प्रिंसिपल पे मोबाइल का सारा ट्रांसमिशन होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैच किया जाता है। यहाँ से मुंबई से, फिर वो यूएसए से चालू है जैसा 93.1, तो 93.1 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया कि उसके वो टावर से जुड़ जाएगा वो बराबर, वहाँ की वेव्स बराबर तेरे इसमें मैच होंगी और वो सारा टेलीकास्ट होगा तेरे तरफ, है ना। अमेरिका में भाषण चालू है लेकिन अपने को इंडिया में सुनाई आ रहा है, वो इसके वजह से ये कंडीशंस इसको मैच की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह रहते हैं। तो ये रेजोनेंट कंडीशन जो है यहाँ पे नेट रिएक्टेंस 0 रहता है, इसमें आ जाता है। और ये है एक्सेल, एक्सेल का मैंने तुमको बताया नहीं ना, लास्ट पॉइंट देख लो एक, ये 2 फार्मूले याद रखना है आपको। ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला क्या है? 2πfL। और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फार्मूला है 1/2πfC। ये पूछता है एग्जाम में, इनका यूनिट है ओहम, इसका भी यूनिट ओहम। ये कैपेसिटर के वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या हो रहा है? कैपेसिटर के वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? कैपेसिटर आ जाएगा 2π मतलब ओमेगा,
कल वाला नहीं क्या, वो ये इंडक्टर के वजह से जो रिएक्टेंस आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं एक्सएल, 2πfl। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। यहाँ पे देखिए एक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, दिख रहा है ऐसा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो ये डाउन हो जाएगा, इसको बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इस तरीके से इसको कंट्रोल करके, इसको कंट्रोल करना मतलब सी को कंट्रोल करना, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो एक्सएल बढ़ेगा, इसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये बढ़ेगा, देखो यहाँ पे ये बढ़ गया ना, तो ये भी बढ़ गया। तो यहाँ पे देखो ये एक्सएल है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जैसी जैसी बढ़ रही है वैसा वैसा एक्सएल भी बढ़ रहा है, इसीलिए एक्सएल डायरेक्ट ऐसा इस तरीके से ग्राफ आता है, ओम्स लॉ की तरह आता है ये। और एक्सी जो है इनवर्सली आ जाता है ऐसा, ये रिलेशन की वजह से। फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तब एक्सी क्या है, ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये फ्रीक्वेंसी का लाइन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तब एक्सी क्या हो गया, कम हो गया। सिंपल। तो ये डायग्राम याद रही ना तो अपन सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम याद रहनी चाहिए। एक्सी ऐसा निकालना है, एक्सएल सीधा निकालना है, यहाँ से आई ऐसा निकालना है, जेड ऐसा निकालना है। 4-5 बार देखा तो समझ में आता है। ये डायग्राम और ये फार्मूले, ये अगर अपने को याद रहे ना, याद रहने के लिए क्या है, लास्ट पॉइंट, ये वाला, ये ट्रायंगल याद रखो। ये ट्रायंगल याद रखने का सब फार्मूले याद रहते हैं। हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं ना इसको, और ये हो गया इसका एडजेसेंट साइड और ये अपोजिट साइड, ठीक है। तो cos फाई क्या होता है इसमें, r/z। sin फाई क्या होता है, xl/z। tan फाई क्या होता है, xl/r। यहां से देखने का tan फाई होता है xl/r। अब मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, tan इनवर्स ऑफ xl/r। यहां से एंगल निकालना है sin इनवर्स ऑफ xl/z, यहाँ पे निकालना मुझे, यहाँ पे एंगल निकालना है तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, cos इनवर्स ऑफ r/z। तो पावर फैक्टर का ये भी एक फार्मूला है, r/z, है ना। जो याद रखो अभी, ये जो नीचे की क्वांटिटी रहती है ना, ये कभी भी कॉस रहती है, ठीक है। जो एंगल के बिल्कुल बाजू में लाइन है ना, उसको कॉस लेने का। और जो 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है, ये एक्सएल या एक्सी शिफ्ट हो रहा ना 90 डिग्री से, देखो एक्सएल और एक्सी जो है वो क्या हो रहा है, 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा, इसीलिए ये ऐसा 90 डिग्री में रहेगा। तो जो भी 90 डिग्री से शिफ्ट होता है ना वो साइन रहता है, कौन सा रहता है, साइन। और जो एंगल के पास में है वो हो गया कॉस, और ये हो गया टैन। इस तरीके से याद रखने का ट्रायंगल को, ठीक है। अब देखो सीरीज में नहीं, क्या होता है, करंट सेम है, तो मैं इसी ट्रायंगल को आई से गुणाकार कर सकता हूं। यहाँ पे भी आई से, करंट कितना है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर को रेजिस्टेंस से, 5 एम्पियर को इससे और 5 एम्पियर को इससे गुणाकार किया तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, अगर भागाकार कर दिया तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आए, है ना। सेम रहने की वजह से अपन गुणाकार कर सकते हैं, और गुणाकार कर दिया तो आई इंटू आर मतलब क्या होता है, वोल्टेज। ये हो गया आपका वोल्टेज ट्रायंगल। इसमें से वोल्टेज के फार्मूले मिलेंगे आपको। अब और से आई को मल्टीप्लाई किया मैंने, आई इंटू आर, आई इंटू आर जो है ना क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई एक्सएल क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर एक्सएल। ये सारे फार्मूले हो गए पावर के। रेजिस्टेंस का ट्रायंगल, वोल्टेज का ट्रायंगल और पावर का ट्रायंगल। सिर्फ मल्टीप्लाई क्या करना है, आई करंट को मल्टीप्लाई किया तो वो शिफ्ट होते जाता है।
ये पावर जो है ना, ये अपन वापर करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू पावर, P आई स्क्वायर आर। दूसरा एक फार्मूला है वी आई कॉस फाई, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, वैट। वैट ये पावर अपन यूज करते हैं, ये रेजिस्टेंस के वजह से है, दिख रहा है रेजिस्टेंस। तो रजिस्टिव पावर, रजिस्टिव लोड जो है ना, वही ये जो लाइट जल रहा, फैन जल रहा, ये सब रजिस्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड दूसरा रहता है, और कैपेसिटिव लोड जो है ना वो अलग से रहता है। वो क्या करते हैं, ये रहते हैं, ये वाला दिख रहा है, ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ये सिर्फ कम ज्यादा करते हैं। कैसे, ये पावर फैक्टर हो गया एंगल, तो ये हो गया एमएससीबी की तरफ से सप्लाई किया हुआ पावर। यहाँ पे देखो एमएससीबी की तरफ से सप्लाई किया पावर, ये अपन ने वापर किया, जैसे यहाँ पे 100 मेगावाट पावर सप्लाई किया, सॉरी 100 केवीए, 100 रुपये अगर एमएससीबी ने सप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 80 रुपये का खर्चा किया, और ये 20 रुपये फालतू घूम गए अपने, लॉस हो गया ना। तो ये लॉस रिएक्टिव पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्यू। रिएक्टिव पावर मतलब रिएक्शन, अगर तुमने अगर किसी के साथ गुस्सा किया तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो रही है ना, तो इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रू पावर, ठीक है। एक्टिव पावर ये अपन यूज कर रहे हैं ना, कंजम्पशन कर रहे हैं इस पावर का, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर। और इसको क्या बोलेंगे, एपरेंट पावर, जो एमएससीबी की तरफ से आ रहा है, जनरेशन यूनिट की तरफ से इतना पावर आया, इतना पावर खर्चा हुआ, यानी यूज किया अपन ने, और ये पावर जो है ना लॉस हो गया, सिस्टम बराबर नहीं है। अभी जैसे टाइम पे नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट हो जाता ना, उसका कुछ उपयोग ही नहीं हुआ, दिन भर पूरा ऐसे वेस्ट गया, तो उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, 1, 0.1, 90% वेस्ट हुआ। 0.1 पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 10% एनर्जी का यूज हुआ। वो एमएससीबी को मीटर से पता चलता है, कहाँ पे चोरी हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है, सब पता चलता है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सेवा का मौका दिया।